शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ICOR क्या है। पहला ऑप्शन है आपका पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है आय में परिवर्तन बटे पूंजी में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है आय में परिवर्तन बटे उपभोग में परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है आपका उत्पादन में परिवर्तन बटे में पूंजी में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पूंजी में परिवर्तन बटे में उत्पादन में परिवर्तन। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा डिटेल इसकी देखते हैं। ये क्या है कि पूंजी में परिवर्तन से मतलब ये है जब कोई भी कंपनी अपना उत्पाद बढ़ाना चाहती है तो उसे अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उस पूंजी की जब आवश्यकता होती है तो उससे उस उत्पाद बढ़ता है। तो जितनी पूंजी अधिक लगाई जाती है और जितना उत्पाद अधिक होता है उन दोनों का अनुपात निकाला जाता है, और ये अनुपात जितना कम होता है इतना ही प्रॉफिट अधिक माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है आपका ICOR। ICOR की अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंक्रीमेंट्स कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, इंक्रीमेंट्स कैपिटल आउटपुट रेशो। दूसरा क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये 1858 में ग्वालियर के कोटा के पास ये क्या था, ब्रिटिश सेना से लड़ती हुई पराजित हो गई थी। ब्रिटिश सेना ने इनको हरा दिया था 1858 में ग्वालियर के कोटा के पास। ठीक है, और इस समय जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल हीरोज थे। और इसमें क्या था, उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक नीति चलाई हुई थी ज़मीन हड़पने की नीति। तो उसी के जो रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ पे उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए इन्होंने वहाँ पे जा कर के उस युद्ध किया था रानी लक्ष्मीबाई से। और रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरतापूर्वक इनका क्या था मुकाबला किया था। पर क्या हुआ कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में उसको मार दिया गया, उनको पराजित कर दिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। तो पहला ऑप्शन है होनी फू सो, दूसरा ऑप्शन है माओ त्से तुंग, तीसरा ऑप्शन है ऑग सान सू की, और चौथा ऑप्शन है फान बाई चाउ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा होनी फू सो। तो ये देख लेते हैं एक बार, ये आंदोलन जुड़ा हुआ था आपका, ये होनी फू सो इसके संस्थापक थे, और ये 1939 में आंदोलन हुआ था। और ये उपनिवेशवाद जो था उसके विरोध में ये आंदोलन था। ये क्या था, उनमें उपनिवेशवाद जो था उसके विरोध में आंदोलन था, उससे प्रेरित था, मतलब उसके विरोध में नहीं था बट उससे ये प्रेरित था, अपोजिट थे उपनिवेशवाद के। और इसमें क्या था, जो गरीब महिलाएं और जो बंधुआ मजदूर और ये जो नशे की चीज़ें होती है इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, इनकी बिक्री खरीद पर। तो इन पर रोक लगाने के लिए यानी इनके विरोध में आवाज़ उठाई जा रही थी। तो ये आंदोलन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के अधिकारों से और बंधुआ मजदूरों के अधिकारों से, और ये एक क्या बोलते हैं जो नशे की चीज़ें थी उनके विरोध के लिए ये आंदोलन जाना जाता है। इसका हाओ आंदोलन, ये आंदोलन आपके फ्रांस का आंदोलन है। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं GNP एवं GDP में क्या अंतर है। तो GDP तो आपको पता है, GDP क्या होता है, किसी भी देश की एक साल की, ये किसी भी देश की जो उसकी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर एक साल की सभी वस्तु और सेवा जो होती है उनके मुद्रा में यानी पैसे में उनका मूल्य कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं GDP यानी सकल, हिंदू में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि GNP जो होता है GNP जो होता है उसमें क्या है, प्लस में अप्रत्यक्ष कर और जोड़ दिए जाते हैं, बट अप्रत्यक्ष करों में से पहले अनुदान की जो राशि होती है वो माइनस कर दी जाती है। तो ये हमारा GNP होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं GNP में हम देश के बाहर की जो चीज़ें हैं उनको भी जोड़ते हैं, बाहर का जो उत्पाद होता है और जो सेवाएं होती हैं बाहर से जो इनकम होती है उत्पाद सेवा से उनको भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे GNP में। जबकि GDP में अपने देश के अंदर की सेवाएं और उत्पादों का मौद्रिक मूल्य ऐड किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।
तो इसका अविश्वास जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार के विरुद्ध, इसका कोई संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है नहीं, बट फिर भी 118 जो है अनुच्छेद 118 उसके अंडर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है कि दोनों में ही क्या है केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। पर इसमें लोकसभा के कम से कम क्या है 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है कम से कम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि दोनों में ही इसको पेश किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है मात्र लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन है मात्र राज्यसभा में, चौथा ऑप्शन है लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल ही ला सकता है। ऐसा नहीं, सबसे बड़ा दल नहीं ला सकता, बल्कि क्या है लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए, और ये क्या है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज जो पार्टी थी उसके संस्थापक आपके पहला ऑप्शन देखते हैं CR दास, दूसरा ऑप्शन है JL नेहरू, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है आपका MK गांधी। तो यहाँ पे CR दास जो थे वे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और ये इनके साथ और भी मिले हुए थे लोग जो थे इनके साथ जब इन्हें स्थापना की थी, जैसे चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने सभी ने कांग्रेस से अलग हट करके क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्या थी, कांग्रेस से अलग हट के हुई थी सन 1923 में। और इसमें और जो नाम थे इसको अलग स्वराज पार्टी को बनाने में जो मुख्य जो नाम और थे चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, ये इनके और नाम थे इनके साथ थे। जो सातवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश को आधार ऋण देने वाली बड़ी संस्था। ये ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो विश्व के किसी भी देश को क्या है उधार ऋण देती है, बड़ी और सबसे बड़ी संस्था है। और दूसरा जो कथन है, इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त हैं। तो ये गलत है, इसके जो सदस्य देश हैं उनको समान मताधिकार प्राप्त नहीं है, तो जबकि पहला जो कथन है वो आपका सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला कथन सही है और नहीं, ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं एक बार। इसके बारे में क्या है, ये जो IMF जो कोष है ये आपका वाशिंगटन DC से हैंडल किया जाता है, इसका मुख्यालय सबसे पहले तो। और ये अपने जो सदस्य देश हैं जो उनको, ये उन्हीं के लिए क्या है कि वो देता है ऋण और पैसा जो देता है, सहायता जो प्रदान करता है, यानी आधार को हम एक तरीके से सहायता भी कह सकते हैं। तो सहायता और जो ऋण जो देता है ये सिर्फ उन्हीं को देता है जो इसके सदस्य देश हैं, ना कि सभी देशों को देता है। और दूसरा जो है इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार है, तो ऐसा भी नहीं, जो इसके सदस्य देश हैं उनको सबको समान अधिकार नहीं है, बल्कि उनका जो मत का जो अधिकार है वो एक कोटा होता है उसका, उससे वो निर्धारित होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आता है? यानी भारत के जो संघीय जो बजट है उसमें सार्वजनिक जो उपक्रम हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जिन पे हर आदमी का अधिकार होता है, सार्वजनिक उपक्रम यानी जनता के, तो उनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, दूसरा ऑप्शन पूंजीगत प्राप्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है नियोजित व्यय, चौथा ऑप्शन राजस्व प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आर्थिक जो सर्वे है वो प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन है योजना आयोग, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, तीसरा ऑप्शन है RBI द्वारा, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा क्या है, आर्थिक जो सर्वे होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आयन मंडल में कैलिनी हेविसाइड परत है। जो आयन मंडल है उसमें कैलिनी हेविसाइड नाम की जो परत है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ये पहला है D परत, दूसरा ऑप्शन है F परत, तीसरा ऑप्शन है E परत, चौथा ऑप्शन है G परत। तो जो कैलिनी हेविसाइड परत है इसको E परत के अंतर्गत रखा गया है। और इसका क्या है, यह है रेडियो तरंगों के प्रसारण में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या है, ये रेडियो जो तरंगे होती हैं उनके प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कैलिनी हेविसाइड परत है जो, और इसको इस श्रेणी में रखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 11वां, निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा है? यानी कि वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में जो अपनाया था जिस देश ने, वो कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे जर्मनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? लिंग, जाति, भाषा आदि के भेदभाव के बिना क्या है, एक निश्चित एज कर दी जाती है, उसमें किसी की ना जाति देखी जाती है, ना किसी की मजहब, ना किसी ये देखा जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। उसमें क्या बस एक एज लिमिट रख दी जाती है, यानी कि 18 के साल के बाद में सबको क्या है, मताधिकार अपनाने का जो है अधिकार है, मत अपना इस्तेमाल करने का अधिकार है, मत का अधिकार उसको दे दिया जाता है। तो इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे आखिरी अपनाने वाला देश था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पर दूसरा कथन है ये गलत है, यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता है वो उत्तरदायी नहीं होता राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो पहला कथन सही है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला सही है और सेकंड जो कथन है वो गलत है। तो 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ENSO। ENSO क्या है? ये आपका ये पहला ऑप्शन देखते हैं पर्यटन किससे जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं पर्यटन से, दूसरा ऑप्शन देखते हैं परिवहन से, तीसरा ऑप्शन है व्यापार से और चौथा ऑप्शन है भारतीय मानसून से। तो ENSO जो है इसको INSO भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। ये भारतीय मानसून से संबंधित है और ये क्या है, जो प्रशांत महासागर में उनमें ये INSO जो है स्पेशल, वैसे तो ये भारतीय मानसून से जुड़ा है, पर अगर इसको स्पेशल देखते हैं तो ये प्रशांत महासागर में जो है एक गर्म होने की घटना होती है उससे संबंधित है। ठीक है, पेरू नाम की एक घटना होती है तो उससे स्पेशल ये संबंधित है INSO। बाकी अगर मोटे तौर पर देखें तो ये भारतीय मानसून से संबंधित है क्वेश्चन के हिसाब से। 14 क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये मोंटेस्क्यू जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम बताना है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक जो उपन्यासकार थे मोंटेस्क्यू, ये एक न्यायविद थे, ये न्याय मतलब लॉ से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक लिखी है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन है दास कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ लॉज, चौथा ऑप्शन है ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक इन्होंने लिखी है। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो जो खिलाफत आंदोलन था वो जो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1919 में एक बड़ी घटना हुई थी, जनरल डायर ने जो वहाँ पे गोलियां चलवा दी थी पंजाब में, तो तभी ये खिलाफत आंदोलन वहाँ से 1919 में क्या था, शुरू हुआ था। और ये क्या था, एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था, ये एक मुसलमानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था मुख्य रूप से। एक वहाँ पे क्या था कि खलीफा होते थे पहले, और खलीफा का जो पद था उसको ख़त्म किया जा रहा था। तो उसके जो उस बचाव में गांधी जी आए थे, गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, उस जो खिलाफत आंदोलन है उसके जो आंदोलन था उसके समर्थन में आवाज़ उठाई थी गांधी जी ने, यानी कि दबाव डालना चाहा था गांधी जी ने एक तरीके से खिलाफत के लिए। 16वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे इन्होंने फ्रांस के जो ताजपोशी यानी एक तरीके से वहाँ के जो बादशाह राजा जो बने थे ये 1804 ईस्वी में बने थे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो पहला, एक अधिकार उत्पाद को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इनमें से गलत बताना है। जब उसको समान एक अधिकार प्राप्त है तो वो तो उसको प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ाने के लिए उसको प्रतिबंधित करके और कीमत बढ़ा सकता है। दूसरा, एक अधिकार में एक फर्म और एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। ये भी ठीक है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक अधिकार में और एक फर्म और उद्योग में। तीसरा जो है, वस्तु विभेद एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशिष्टता है। तो यहाँ पे क्या है, वस्तु विभेद से मतलब है यानी विभेद कब उत्पन्न होता है, जब एक ही तरीके के वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो, कई ब्रांड की एक वस्तु कई ब्रांड की उपलब्ध हो तो ही वस्तु विभेद उत्पन्न होता है। जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या है, ये विभेद उत्पन्न नहीं होता। तो ये आपका गलत कथन है और ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजातीय होंगी।
अगला देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन क्या है, चंपारण कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा बिहार में, तीसरा उत्तर प्रदेश में, चौथा मध्य प्रदेश में। तो आपको पता है चंपारण बिहार में स्थित है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 55 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा का पृथ्वी ध्रुव देशांतर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, 55 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी ध्रुव पश्चिम 55 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका क्या है, पहले तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, इसका जो पूर्वी 55 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसका पृथ्वी ध्रुव। पृथ्वी पर पृथ्वी ध्रुव को थोड़ा समझते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। दो अक्षांश जो होते हैं और उनका जो एक कोण बनता है, कोण की जो दूरी बनती है उसी को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। और ये दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ये विषुवत रेखा पर इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या है, उसको वो गोरे कहलाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 55 डिग्री पूर्व देशांतर। 20वां क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये धारा है, अगुलहास नाम है इसका, इस धारा का। इसकी मेडागास्कर के द्वीप के दक्षिण में इसकी 30 डिग्री अक्षांश से इसकी क्या उत्पत्ति होती है और यह अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है ये जलधारा। तो ये आपके ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगुलहास, दूसरा ऑप्शन है मोजाम्बिक, तीसरा कनारी, चौथा बेंगोला। तो यहाँ पे अगुलहास जो है समुद्र की जो धारा है, ये दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्र की धारा है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी दक्षिणतम छोर पर इसका एंड होता है। तो ये थे आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स।